रही बात हम कर रहे थे न्यूट्रिशनल असेसमेंट इन क्लिनिकल सेटिंग, और इसमें हमने अभी तक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट की बात की है, और इसके बाद हमने जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस हैं, साइंस एंड सिम्टम्स हैं, उसकी बात की थी। तो थर्ड कंपोनेंट इज डाइटरी असेसमेंट। डाइटरी असेसमेंट आपका मेन डोमेन भी है एज अ डाइटिशियन, एंड इट इज बेसिकली एसेंशियल बेसिस फॉर द डाइटरी काउंसलिंग। आपने जब किसी इंडिविजुअल को, लेट्स के आपने मेडिकेशन अगर उसकी नहीं करनी, उसकी सर्जरी आपने नहीं करनी, और आपने उसी का जो डाइटरी नॉर्मल पैटर्न है उसी को आपने मॉडिफाई करना है, तो उसमें जितनी अच्छी आप उसकी असेसमेंट पहले कर लेंगे, इंक्वायर कर लेंगे कि उसका करंट जो है वो डाइटरी सिस्टम क्या है, कौन सी फूड्स वो ले रहा है, और उसकी टाइमिंग्स क्या हैं, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स क्या हैं, उसके पैटर्न्स क्या हैं, ये चीजें जब आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो फिर आप वहां पे अप्रोच अडॉप्ट करेंगे डाइटरी काउंसलिंग की, जो ऑलमोस्ट 30 to 40% किसी भी जो डाइटरी इंटरवेंशन है ना उसकी सक्सेस के अंदर इसका रोल है। तो जितना आप किसी को कन्विंस कर लेंगे मॉडिफिकेशन के लिए, इतना ही जो है ना वो उस बंदे की रिकवरी के लिए या उसकी ऑप्टिमम लाइफ के लिए जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। इसमें डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं। अगेन आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू द डिटेल्स। 24 आवर रिकॉल है, फिर इसके अलावा भी अब डिफरेंट डेज के हिसाब से भी रिकॉल है, 7 डे रिकॉल मेथड भी एग्जिस्ट करता है। हर मेथड के प्लस माइनस हैं, तो मैं यहाँ पे इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, जस्ट मैं एक का हाईलाइट करूंगा कि 24 आवर रिकॉल में क्या होता है कि इसमें चांसेस ये हैं कि इंडिविजुअल की मेमोरी जो है ना वो भी, क्योंकि हम ज्यादा पुरानी चीजें उससे नहीं पूछ रहे, वो सही चीजें जो है वो रिपोर्ट करेगा। उसमें जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है उसके चांसेस जो है मिनिमम होंगे। लेकिन इसमें नेगेटिव क्या गिना जाता है कि हो सकता है कि गोश्त उसने उस दिन खाया तो वो उसने बोल दिया, नॉर्मली जो है उसकी वो मीट ग्रुप जो है उसकी डाइट का हिस्सा नहीं है, या उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम है। तो अल्टीमेटली फिर हम या तो 7 डे रिकॉल वाले मेथड में जाएंगे, टाइम टेकिंग होगा प्रोसेस कंपैरेटिवली, या फिर हम इसके अलावा अप्रोचेस अडॉप्ट कर सकते हैं लाइक फूड फ्रीक्वेंसी लिस्ट। इसमें हमने पूरे वीक के हिसाब से उससे हम लिस्ट एक तैयार कर लेंगे कि भाई वो फास्ट फूड कितनी बार लेता है, टी जो है वो कितनी बार यूज करता है। तो अगर वो 1 डे के हिसाब से बताता है तो उसको भी हम रेप्लिकेट जो है वो कर सकते हैं। फूड डायरी जो है वो एक मेथड है जिसमें आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आप जो खाते पीते हो ना इसको नोट कर लिया करो, और वहां से फिर हम इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डाइट हिस्ट्री आप जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सेस कर लेंगे, और इसी तरह बाज़ दफ़ा ये एक वे होता है किसी के साथ अगर आप खाना पीना करते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन एट मील टाइम जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो सकता है कि आप इंडिविजुअल को देखते हैं कि वो ऑर्डर क्या प्लेस कर रहा है, और उस ऑर्डर के अंदर जो फूड आइटम्स हैं वो क्या वो बैलेंस्ड का एलिमेंट उनके अंदर आता है, या उसमें किसी एक या दो ग्रुप की तरफ जो है वो ज़्यादा टिल्ट कर रही हैं। तो हर एक के अंदर जो असेसर है ना बेसिकली उसकी एफर्ट्स जो है ना वो उनका लेवल डिफर करेगा, उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो डिफर करेगी। हाँ, प्लस माइनस हर एक के हैं, तो बेहतर है कि हम 2-3 मेथड्स का कम्बिनेशन यूज कर लें ताकि हमें बेहतर पिक्चर जो है वो मिल सके। These help in the evaluation of food intake to detect possible deficiencies. तो जब हमें पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल रूटीन में क्या चीजें खा रहा है तो फिर हम उसको ट्रेस कर सकते हैं कि उसमें कौन सी फूड आइटम्स ऐसी हैं जो मिस हैं और उनकी वजह से कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो डेफिसिट साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जब हमें लेबोरेटरी टेस्ट जो हैं वो उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाएं, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस हम ले लें और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हम कर लें, तो हम इन चारों की बेस पे बेहतर कंक्लूजन की तरफ जा सकते हैं। Fourth one is the laboratory assessment, and in this case we use the specimens of blood, and similarly saliva can be used. Sometimes we are using the secretions of different organs or glands. इसी तरह यूरिनेशन, यूरिन का एनालिसिस जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ों की पिक्चर दे देता है कि क्या न्यूट्रिएंट्स वेस्ट ही लॉस हो रहा है या कुछ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी
बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं। तो इससे हम लेवल ऑफ एक्सक्रीशन determine the level or the excretion rate of nutrients or their metabolites. So main objective is to determine the level of nutrients or their metabolites which are excreting from the body. डाइटरी काउंसलिंग इसके ऊपर अब हम एम्फसाइज कर लेते हैं, क्योंकि बाकी 3 मेथड्स जो हैं उसमें में भी आपकी एक्सपर्टीज जो है ना वो इतनी ना हो, लेकिन being student of human nutrition and dietetics, it should be your strength. So dietary counseling is basically intended to produce a desirable change in the food behavior. और ये बड़ा सबसे मुश्किल काम है भाई किसी का बिहेवियर चेंज करना, और फूड बिहेवियर चेंज करना ये उससे भी मुश्किल है, क्योंकि ये बचपन से हमने लाइकिंग डिसलाइकिंग जो उसको अडॉप्ट किया होता है। हम कुछ फूड्स को ज्यादा चूजी होते हैं, कुछ को हम जो है ना हमने अपने ऊपर बैन किया होता है। और हेल्दी एजिंग के अंदर एक मैं देख रहा था कि हेल्दी एजिंग जो है वो डिफाइन करना इसलिए बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाती है कि हमारी डाइटरी प्रैक्टिसेस जो हैं वो हर इंडिविजुअल की डिफर कर रही होती हैं। तो अगर कोई डेयरी ग्रुप नहीं खाता अपनी अर्ली लाइफ के अंदर, तो वो उसको विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन स्पेशली और मिनरल्स में से कैल्शियम, फास्फोरस, इनकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसी तरह कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अगर कम खाता है तो वो लेटर फेज पे उसकी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स या उसका जो नेचुरल डिफेंसिव सिस्टम है वो लोअर साइड पे होगा, और डाइटरी फाइबर का एलिमेंट कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन और इस तरह के प्रॉब्लम्स वो शुरू में भी उसको होंगे, लेटर फेज पे भी वो एग्जिस्ट करेंगे। तो डाइटरी काउंसलिंग के अंदर ही आप अगर कामयाब हो जाते हैं किसी इंडिविजुअल का डाइटरी बिहेवियर चेंज करने में, तो अल्टीमेटली यू विल बी एंड पेशेंट विल बी सक्सेसफुल। Preventive health care, especially dietary care, can reduce the risk of patients developing chronic diseases. Chronic diseases क्या हैं फिर जो लाइफ लॉन्ग होती हैं, जैसे डायबिटीज हो गई है, सीवीडी हो गई है, तो ये चीजें जान छोड़ने वाली नहीं होती। क्रोनिक डिजीजेस से हम कब बच सकते हैं? जब हम न्यूट्रिशन के हिसाब से, डाइटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूज करेंगे। सो सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द ट्रस्ट एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेशेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पेशेंट का जितना ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट होगा या जितना ज्यादा वो कन्विंस हो के आपकी बातों पे अमल करेगा और एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, उतना ज्यादा वो जल्दी से रिकवर होगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट malnourished patients take longer to recover. तो उनकी रिकवरी टाइमिंग जो है वो ज्यादा होगी। Hence nutritional assessment should be a routine part of all patients care. All patients do not need in-depth assessment. A simple method of clinical observations help to detect those at risk of malnutrition. तो जैसे मैंने पहले भी आपके साथ ये शेयर किया है कि सिंपल BMI की बेस पे भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ट्रेंड जो है वो उसका पता चल जाता है। लेकिन लेटर फेज पे अगर एक इंडिविजुअल में कोई माल न्यूट्रिशन डिटेक्ट हो जाती है तो फिर उसका कंप्रीहेंसिव न्यूट्रिशनल असेसमेंट करवाने की जरूरत है, जिसमें आपको फिर एंथ्रोपोमेट्रिक के साथ साथ जो है उसकी डाइट हिस्ट्री भी है और उसकी क्लिनिकल और लेबोरेटरी टेस्ट जो हैं वो भी जरूरी हो जाएंगे, क्योंकि इनसे हमें उन इंडिविजुअल्स का पता चल जाएगा विच आर एट हाई रिस्क। तो अगर डायग्नोसिस हमारा प्रॉपर नहीं हो पाता तो उससे जो डिजीज है उसको हम या प्रिवेंशन जो है ना उसको हम ऑप्टिमम तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। When the nature and extent and cause of problems are determined on the basis of clinical observations, a plan of nutritional care can be made. तो ये सारी चीजें जो है ना आप समझ गए हैं कि डिपेंड कर रही होती हैं कि हमारा न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो है वो किस लेवल तक हमने अचीव किया है। यहाँ पे ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं, वेल डिफाइंड हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इनमें से कोई इंडिविजुअल किसी एक में से गुजर रहा है या 2 या 3 या जितने भी ज्यादा ये कह लें कि एलिमेंट उसके अंदर पाए जाएंगे,
उसी हिसाब से वो ज्यादा रिस्क पे होगा माल न्यूट्रिशन का। तो इसमें फर्स्ट जो इंडिकेटर देखा जाता है वो वेट लॉस है, और उसमें रिसेंट लॉस ऑफ वेट जो है ना उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, और इसमें 10% और मोर ऑफ द बॉडी वेट जो है उसको देखा जाता है। तो बाज दफा ये होता है, इसमें कहा जाता है कि 5% विद इन 1 मंथ अगर लॉस है किसी का, या 10% या विद इन 2 मंथ अगर किसी इंडिविजुअल का लॉस हो जाए वेट, तो हमें जहन में ये जरूर आना चाहिए कि समथिंग इज देयर। तो इसमें अगेन वेट कम होने की रीजन जो है वो कई हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा फूड का इंटेक डिस्टर्ब हो जाता है, स्टारवेशन का एलिमेंट आ सकता है, इंडिविजुअल के कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज भी ऐसे होते हैं कि जो तेजी से वेट लॉस का बाइस बनते हैं। सो पहला इंडिकेटर है ना हमें वो वेट वाला, और उसमें क्या कोई चीज मुश्किल नहीं भाई, सिंपली वी नीड जस्ट बीइंग बैलेंस टू सी द वेट चेंजेस। सेकंड जो है वो अगर किसी इंडिविजुअल का ओरल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाए, और स्पेशली कम से कम 10 दिन या 10 से ज्यादा दिन उसको हो चुके हों। ओरल इनटेक क्या है कि हमारा खाना पीना इस रूट के थ्रू होता है, नॉर्मली माउथ के थ्रू, बकल कैविटी जिसमें इन्वॉल्व है, जिसमें टंग जो है वो सिलेक्शन ऑफ फूड में आपको हेल्प आउट करती है, सलाइवा इसमें सिक्रीशन ऐड करता है जिससे फूड की मूवमेंट जो है वो स्टोमक तक फैसिलिटेट हो जाती है, और उसमें किसी हद तक कुछ डाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कोई इंडिविजुअल जो है ना ये 10 या 10 से ज्यादा दिन उसको हो गए हैं और वो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के ऊपर है, जैसे हम ग्लूकोज की ट्रिप लगवाते हैं, सिंपल सॉल्यूशंस वो ले रहे हैं, या क्लियर लिक्विड डाइट खा रहे हैं, ये आगे हम बात करेंगे क्लियर लिक्विड डाइट, फुल लिक्विड डाइट, सॉफ्ट और इस तरह की। तो जो क्लियर लिक्विड डाइट है उसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट्स है ना वो कम्प्रोमाइज्ड होंगे। तो एक का न्यूट्रिएंट बॉडी जो है वो उसको मिल रहा है, लेकिन उसको बैलेंस डाइट की तरफ हम नहीं रख सकते। तो अल्टीमेटली जो न्यूट्रिएंट्स कम है उनकी वजह से डेफिशिएंसी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। Protracted nutrient losses as a result of these reasons। ठीक है, यानी न्यूट्रिएंट्स के काफी हद तक लॉसेस हो रहे हैं, और किस वजह से हो रहे हैं? नौजिया की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, डायरिया या माल अब्सॉर्प्शन प्रॉब्लम। इसके अलावा सर्जिकल, कोई बंदा एक सर्जरी से गुजरा है और उसका जीआईटी सिस्टम जो है उसको किसी हद तक सर्जरी से लैदा कर दिया गया है, ठीक है, तो और उससे भी उसकी न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन वगैरह जो है वो डिस्टर्ब होगी, और अल्टीमेटली लॉसेस विल बी मोर। बाज दफ़ा ड्रेनिंग फ्लूइड्स हैं, एब्सिस है, वुंड्स हैं, बर्न्स हैं, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। और अगर कोई बंदा डायलिसिस पे चला जाता है तो अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट की बॉडी में रिटेंशन जो है, यानी किडनी का जो एक मेन रोल आता है ना कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स को रिटर्न करता है बॉडी को, तो अगर वो नहीं करेगा तो अल्टीमेटली बॉडी से उनके लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये भी भाई 3-4 इश्यूज जो मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, इनमें से कोई इंडिविजुअल गुजर रहा हो तो उसके अंदर भी माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक नीड्स बढ़ जाती हैं कुछ इश्यूज के अंदर, लाइक फीवर। और एक इंडिविजुअल जो है वो 8-10 दिन जो है उसका फीवर नहीं खत्म होता, और वो न्यूट्रिएंट्स को फिर फीवर के हिसाब से जो उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी थी उनको नहीं फॉलो कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो माल नोरिश हो जाएगा। इसी तरह अगर सर्जरी से कोई इंडिविजुअल गुजरता है, और सर्जरी में भी मैंने कहा ना कि हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, डिपेंड करता है कि हमने बॉडी की किस हिस्से की सर्जरी है, किस लेवल की सर्जरी है, या कोई बंदा ट्रॉमेटिक कंडीशन से गुजरता है या ट्रॉमा में चला जाता है, तो अल्टीमेटली उसकी भी हम मेटाबॉलिक नीड्स जो है वो अगर नहीं पूरी करते तो वो माल नरिशमेंट की तरफ जाएगा। बर्न्स, इन्फेक्शंस, दे आर आल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। क्रॉनिक डिजीज भाई किसी को हो जाए जो मतलब स्पेशली लेट फेज पे जाके हो जाती है, और इसमें कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन जो है या कोई ना कोई सिक्रीशन जो है वो अगर अवेलेबल नहीं है, गाल स्टोन हो गया तो उसमें बाइल जो है ना वो प्रॉपर नहीं, और बाइल सिक्रीशन अगर नहीं आएगी तो अल्टीमेटली फैट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। और अगर इसी तरह इंसुलिन
डायबिटिक है कोई इंडिविजुअल, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है या इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। तो ऑर्गन्स रिलेटेड फेल्यूर जो है ना वो भी, क्रोनिक डिजीजेस, ये भी माल नरिशमेंट की तरफ लेके जाती हैं। ड्रग्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। नो डाउट हम रिकवरी के लिए यूज कर रहे होते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स जितनी ज्यादा हम यूज करेंगे, इनसे हमारा ना सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है और उस इंडिविजुअल का न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो जाती है, बल्कि उसका इनटेक एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होता है, एपिटाइट डिस्टर्ब हो जाती है। और बाज दफा ये ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन की वजह से या तो न्यूट्रिएंट बॉडी में अवेलेबल नहीं रहता जो डाइट के थ्रू गया था, या ड्रग जो है वो न्यूट्रिएंट के साथ इंटरेक्ट करके ड्रग की जो एफिकेसी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो बोथ थिंग्स आर हार्मफुल। इसी तरह सोशल ड्रिंक है भाई, अल्कोहलिज्म है वेस्टर्न सोसाइटी, तो इसका एक्सेसिव इनटेक जो है वो रिपोर्टेड है कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स है। इस तरह फेडिज्म है भाई, फेडिज्म हम फेड डाइट्स लेते हैं ना, डाइट्स हम अपनी मर्जी से, जिसमें बैलेंस का कंसेप्ट नहीं होता, तो अगर हम सीवियर डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और डिफरेंट डाइट्स के नाम आप सुनते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था आर्मी डाइट, बनाना डाइट, कीटो डाइट, तो इस तरह आप वर्ड सुनते हैं। वो शॉर्ट टर्म में भी आपको उनका कोई एविडेंस ऐसा मिलता होगा जिससे आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है या साइंटिफिकली हम देखें तो दे आर नॉट इफेक्टिव। इसके अलावा इंडिविजुअल के कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस, इसको भाई आप जितना मर्जी एलेबोरेट कर लें, ठीक है। मैंने 7-8 रीजंस आपको बता दी हैं कि जिनकी वजह से इंडिविजुअल जो है उसके माल नोरिश होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी के रिलेटेड भाई ये टर्म आ जाती है जिसको हम आइट्रोजेनिक माल न्यूट्रिशन कहते हैं। एट्रोजेनिक माल न्यूट्रिशन को हम डॉक्टर और हॉस्पिटलाइज्ड माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। यानी जब कोई बंदा हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, तो अगर तो वो ऑलरेडी हेल्दी था तो उसके भी माल नॉरिश होने के चांसेस होते हैं, और अगर ऑलरेडी वो माल नॉरिश था तो वो मजीद वर्सन फॉर्म में जा सकता है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है कि कम से कम 2 हफ्ते या उससे ज्यादा अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में रहता है तो चांसेस आर देयर कि वो माल नॉरिश हो जाएगा। और इस माल नॉरिशमेंट को, जो कि इलनेस की वजह से होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट के दरमियान जो है वो होती है, इसको हम एट्रोजेनिक माल न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स हैं भी जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें इनटेक डिस्टर्ब हो जाना, स्ट्रेसर्स का आ जाना, ब्लड लॉस कर जाना, चाहे वो सर्जरी की वजह से हो रहा है, चाहे वो मेडिकल टेस्ट करवाने के दौरान उसके लॉसेज हो रहे हैं। इसी तरह इन पेशेंट्स की अगर हम न्यूट्रिशन को इम्प्रूव नहीं करेंगे, और डेफिनेटली न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले हमें न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना होगी, बेसलाइन वैल्यूज लेना होगी, तो जब तक ये पॉसिबल नहीं होगा हम उनका न्यूट्रिशनल केयर प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जी, एक नया कंपोनेंट भाई आ गया हमारा कि हमने थेराप्यूटिक डाइट्स जो है ना इनकी प्लानिंग को डिस्कस करना है। और प्लानिंग के अंदर डेफिनेटली 2-3 चीजें बड़ी मैटर करती हैं। हमें ये देखना होगा कि इंडिविजुअल की नीड्स क्या हैं, और नीड्स में कैलोरी की नीड्स हो सकती हैं जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली प्रोवाइड करते हैं, और वो हमने जज करनी है कि उसकी न्यूट्रिएंट्स नीड्स जो हैं वो अगर किसी हेल्थ इशू की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, हॉस्पिटलाइज होने की वजह से, किसी फिजियोलॉजिकल इमरजेंसी की वजह से अगर वो बढ़ गई हैं, तो उनको कैसे मीट करना है और असेस कैसे करना है। और इसके साथ साथ फिर हमें प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रोटीन की नीड्स जो है ना उनकी असेसमेंट कैसे करनी है। और इसके जो सब्सिक्वेंट पार्ट होगा इससे आगे, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे डाइट को फिर हमने मॉडिफिकेशन करनी है ताकि एनर्जी नीड्स भी हम पूरी कर सकें, और जो प्रोटीन की और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी हम मीट कर सकें। सो एनर्जी एंड प्रोटीन नीड्स to be determined to ensure the proper nutritional care of
मालनोरिश्ड पेशेंट। तो ये दो फैक्टर लाजमी हमने निकालने हैं, उसकी एनर्जी नीड्स और प्रोटीन नीड्स में। एनर्जी इनटेक हैज टू मीट द बेसल, जिसको हम BMR बोलते हैं ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट प्लस एक्टिविटी लेवल्स needs of the patients, taking into account the patient's need for repletion, replete करना भी, replenish करना, maintenance करना या weight loss करना। तो इंडिविजुअल की एनर्जी नीड्स जो है ना वो देख के हम फिर आगे इंटरवीन कर सकते हैं कि क्या मकसद क्या है कि उसको हमने मेंटेन रखना है या उसको हमने जो उसके लॉसेस हो रहे हैं उनको रिप्लेनिश करना है, ठीक है, या अगर फर्ज किया वो एक्सेसिव साइड पे है तो उसको हमने लोअर साइड पे लेके आना है ताकि उसकी हम जो सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है, फर्ज किया ब्लड शुगर अगर उसकी हाई है तो उसको हम किसी की आई सर्जरी इवन हम नहीं कर सकते जब तक उसको हम नॉर्मल लेवल तक ना ले आए, तो फिर हमें न्यूट्रिएंट्स को रेगुलेट भी करना होगा। Resting energy expenditures can be measured with portable equipment which measures volume of oxygen consumed and carbon dioxide exhaled। जो नॉर्मल तरीका है वो तो इंस्ट्रूमेंटेशन है भाई, लेकिन इसमें ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट भी हाई है, टाइम टेकिंग भी है। तो इसमें फिर जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन अवेलेबल है वो एक इक्वेशन है जिसको हम हारिस बेंडिक्ट इक्वेशन का नाम देते हैं, और ये इक्वेशन हमें बता देती है कि हमारी बेसल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, ठीक है। यानी एक इक्वेशन है, फार्मूला है जिसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स हैं लाइक वेट, हाइट, एज, इसको हम फीड करते हैं, तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि एक इंडिविजुअल की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स सेल्फ मेंटेनेंस के लिए, उसकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए क्या है। उसके साथ फिर हम नेक्स्ट स्टेप में उसका एक्टिविटी लेवल डिटरमिन करते हैं, और उसमें कोई इंडिविजुअल नो एक्टिविटी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, एक्सट्रीम है, उस हिसाब से फिर हम कुछ फैक्टर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास एक दूसरा कंपोनेंट आ जाता है। थर्ड कंपोनेंट जो है वो अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट की तरफ जाना चाहें तो फिर हमें थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड देखना पड़ता है कि फूड जो हमने खाई पी है उसको मेटाबलाइज करने के लिए बॉडी कितनी कैलोरीज जो है ना उनको यूटिलाइज करती है। जब ये तीनों पैरामीटर्स हमारे पास आ जाए तो हम इनको पुल अप करके टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो हम इंडिविजुअल की डिटरमिन कर सकते हैं। तो अगेन ऑलरेडी मैं ही आपको कई बार जो है ना ये चीज़ें पहले करवा चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। हमें एज चाहिए इंडिविजुअल की, हमें जेंडर का पता होना चाहिए, हमें हाइट जो है इंचीज के अंदर पता होना चाहिए, और वेट जो है वो केजी में पता होना चाहिए, और इसके साथ हमें एक एक्टिविटी लेवल का पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से गुजर रहा है, माइल्ड, मॉडरेट, हैवी या वेरी हाई एक्टिविटी लेवल रखता है। इक्वेशन डिफर करती है मेन और वुमेन के लिए, ठीक है, तो इसलिए आपने अपना रिस्पेक्टिव फार्मूला जो है उसको आपने पिक करना होगा। बाकी चारों जो इसमें फैक्टर्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उनको हमने यहाँ पे पुट अप करना होगा, और उनके बेस पे हमें एक वैल्यू जो है ना हमें मिल जाएगी बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। सेम इक्वेशन है भाई, इसमें भी एक और तरीके से इसको रिफ्लेक्ट किया गया है, और इसमें आप वेट जो है वो केजी की बजाय आप पाउंड्स में ले लेंगे, हाइट इन इंचेस ले लेंगे, तो इस तरीके से भी आप अपना BMR जो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हाइट वेट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसमें तीन इंडिविजुअल्स हैं, इनकी आप एग्जांपल अगर देखें तो तीनों की एज जो है वो कॉमन है, दे आर 50 years old एंड दे हैव द वेट अराउंड 82 kg। सबका वेट एक जैसा है, सबका एज एक जैसी है, जेंडर एक जैसी है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ गया, दे हैव डिफरेंट हाइट। ये 1.83 मीटर हाइटेड है, ये 1.68 मीटर है, और ये 1.52 मीटर है। और वही फार्मूला जो है ना इसके अंदर आप वैल्यूज फीड करें, अगर आपको ये पाउंड को कन्वर्ट करना है केजी के अंदर, सो यू हैव द कन्वर्जन 1 pound is equal to 0.455 kg, and in case of inches 1 inch is equal to 2.5 centimeter। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज जो है ना उसको पुट अप करके इसको आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि BMR जो है ना उसमें वाकई जो है ना वो जो हाइट है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
अब हमें डिफरेंट टाइप के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं, एंड्रॉयड एप्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप सिंपली इनको अम, एक कन्वर्शन भी आपको भाई साथ ही अवेलेबल हो जाती है कि इधर यू आर इंटरेस्टेड इन मैट्रिक यूनिट्स या इंग्लिश यूनिट्स, और उसमें फिर आप यही 4 पैरामीटर जो मैंने बोले थे और एक्टिविटी लेवल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एक और कैलकुलेटर आपके पास आ गया जिसमें उसने ये भी बोल दिया कि भाई BMR है क्या, ठीक है, और ये किसको रिफ्लेक्ट करता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग, लाइक ब्रेथिंग, लाइक हार्ट बीटिंग, लाइक एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान में रखें कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि जिसके बगैर बॉडी जिंदा नहीं रह सकती। बाकी इसके अंदर फिर आप चीजें ऐड करते जाएंगे कि आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है वो ऐड कर दें, और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या है वो ऐड कर दें, देन यू विल हैव टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। ये मैं इसका आपको एक फ्लो चार्ट इसका बता रहा हूँ कि वर्क कैसे करता है। कि हमने BMR कैलकुलेट करना है, हमने एक्टिविटी लेवल को डिटरमिन करना है। कैलकुलेटर आपको डायरेक्टली रीडिंग दे देगा क्योंकि उसके बैक पे डाटा जो है वो फीडेड है, और अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो ये 3 पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हैं, 1.3 मल्टीप्लाई बाई दी BMR जो यहाँ पे आपने डायरेक्टली कैलकुलेट पहले कर लिया है इक्वेशन के थ्रू। ये 2 वैल्यूज आ गई और तीसरी वैल्यू मैंने कहा कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है। रफली आप इसको 10% ऑफ दी BMR कह सकते हैं। जितना आपका BMR आएगा उसमें 10% वैल्यू निकाल के उसको आप अगर आप ऐड कर देते हैं तो उसमें 3 वैल्यूज आपकी इकट्ठी हो गई, तो देन यू हैव द टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, इसमें मिसिंग है भाई एक थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, तो ये तीनों करके आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की। अब एक बंदा जो है वो अगर ओवर वेट है तो हमारा टास्क क्या है कि हमने उसका वेट कम करना है, और वेट कम करना अड्रप्ट नहीं करना, स्पीड अप से नहीं करना। तो इसमें अगर हम ये सपोज कर लें कि इसकी कैलोरीज 2500 ले रहा है और इसमें 2000 इसको चाहिए, तो हम 500 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 500 सब्ट्रैक्ट करने का मकसद क्या है कि उसका वेट जो है ना 0.5 kg पर वीक के हिसाब से डाउन होना शुरू हो जाएगा। और अगर हमारा गोल ये है कि हमने एक महीने में उसका 4 kg वेट डाउन करना है, तो फिर हमें डबल द अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो उनको रिड्यूस करना होगा। अगेन अब जब हम इतनी एक स्वीयर किस्म की मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं तो उसमें हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स कंप्रोमाइज करना पड़ेंगे, लेकिन अच्छा डाइटिशियन जो है ना उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो बैलेंस डाइट को स्टिल उसको ज़हन में रखना चाहिए। सेकंड कंपोनेंट जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं कि नाइट्रोजन लॉसेस कितने हो रहे हैं बॉडी से, और ये स्पेशली जब हम डिजीज में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो उस वक्त नाइट्रोजन लॉसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। मेजर कैसे करते हैं इनको भाई, हम यूरिन सैंपल लेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, और उसमें प्रोटीन का लेवल जो है वो कितना आ रहा है, या वेस्ट उसकी जो है यूरिया की फॉर्म में, क्रिएटिनिन की फॉर्म में वो कितनी आ रही है, वहां से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि बॉडी का कितना हिस्सा प्रोटीन बन रही है और कितनी प्रोटीन जो है वो बॉडी से लॉस हो रही है। तो अगर हमें लॉस का पता ना हो तो उस वक्त प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी इनटेक। और ये प्रोपोर्शन क्या है कि कैलोरीज 150 के अगेंस्ट 1 प्रोपोर्शन बनता है नाइट्रोजन लॉस का इन सीवियर स्ट्रेस। ठीक है, यानी स्ट्रेसर का आपको पता होना चाहिए कि बंदा बीमार है, ठीक है, लेकिन हमें बीमार तो वो जरूर है लेकिन लॉस का नहीं भी पता कि कितना लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि भाई हम 150:1 की रेशो या 100:1 की रेशो के हिसाब से हम उसकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल है उसकी 24,100 उसकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, तो हमने ये 2400 कैलोरीज को हमने उसकी बेस पे उसकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट निकालनी है। तो ये कैसे आएगी कि जो फैक्टर हमने यहाँ पे देखा है 150 या इसमें 100 ऑप्ट कर लें, मल्टीप्लाई बाई उसकी जो नाइट्रोजन नीड है, तो अल्टीमेटली यू विल हैव द वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन पर डे।
और अब ये जो पर डे के जो हिसाब से उसकी नाइट्रोजन है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है फैक्टर के साथ, ठीक है, जो कि 6.25 नॉर्मल एक फैक्टर है प्रोटीन की कैलकुलेशंस के अंदर। एज्यूमिंग डैट के जी एक इंडिविजुअल जो है उसकी बॉडी के अंदर 16% प्रोपोर्शन जो है वो प्रोटीन का होता है, तो इससे 16 मल्टीप्लाई बाई जो 16 ऊपर नाइट्रोजन फैक्टर आया था भाई कैलोरीज और फैक्टर की बेस पे, उसको हमने मल्टीप्लाई किया प्रोटीन फैक्टर के साथ, तो अल्टीमेटली वी गेट दी प्रोटीन वैल्यू विच इज 100 ग्राम पर डे। इसी तरह 100 के साथ भी आप वैल्यू जो है वो निकालेंगे तो ये डिफर करेगी। अब थेराप्यूटिक डाइट की तरफ हम आते हैं। हमने कैलोरीज भी देख ली हैं जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और इसकी तरह हमने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स भी अब निकाल ली हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू मॉडिफाई दी नॉर्मल डाइट्स। अब डाइट्स की जब मॉडिफिकेशन करनी है तो इसमें फूड की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ फूड की प्रेपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा हम फूड को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि उसमें से न्यूट्रिएंट के लॉसेस जो है वो बड़े सीवियर होते हैं, और इसके साथ साथ फूड की कंजम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी ये दोनों चीजें हमने अच्छी कर ली, लेकिन पेशेंट जब वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, उसका फूड इनटेक जब वो प्रॉपर नहीं हो रहा, तो फूड एक्सेप्टेंस उसकी कम है, तो अल्टीमेटली जो थेराप्यूटिक इम्पैक्ट है ना वो हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली जो मेडिकल पर्सनल्स होते हैं वो डायग्नोज करते हैं और उसकी बेस पे पेशेंट की कंडीशन देखते हुए डाइटरी मॉडिफिकेशंस को रेकमेंड करते हैं। और डाइट सेक्शन स्टाफ जो होता है जिसमें डाइटिशियंस शामिल हैं, वो फिर इसको फूड सर्विस डिपार्टमेंट के साथ मिलके इंडिविजुअल का जो डाइट प्लान है उसको डिजाइन करते हैं। तो तीन चीजें भाई इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन, कंसिस्टेंसी, मैनर एंड रूट। सो कंपोजिशन तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है भाई, उसमें डाइट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। डेफिनेटली हमने आरडीए और फूड ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार करना होगा। लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू है जिसमें कैलोरी को कम करना है या जिसमें हमने किसी न्यूट्रिएंट्स की मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो यहाँ पे हमने कंपोजिशन के अंदर उसको ऐड करना होगा, और इसमें उसको नाम भी जरूर दें, ठीक है। लेट्स के 1200 कैलोरी डाइट है, 1500 कैलोरी डाइट है, 900 कैलोरी डाइट है। जब आप किसी का वेट मैनेज करने जा रहे हैं तो फिर आपने इस तरीके से डाइट को तैयार करना है। और जब आपने मील प्लान बनाना है तो इसमें मॉर्निंग में कौन सी चीजें होंगी एज अ ब्रेकफास्ट, और वो कितनी कितनी कैलोरीज कंट्रीब्यूट करेंगी और कितनी वो प्रोटीन कंट्रीब्यूट करेंगी। इसी तरह डिनर टाइम है और इसी तरह जो लंच टाइम है उसमें भी हमने कैलोरीज, फूड वर्सेस कैलोरीज वर्सेस देयर प्रोटीन, इन चीजों का हमने राइटर में लाना होगा, और टोटल में जाके आपके पास टोटल कैलोरीज भी आनी चाहिए, टोटल प्रोटीन की वैल्यू भी आनी चाहिए। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंसिस्टेंसी हमने चेंज करनी है, और इसमें आपने ये नाम सुने हैं पहले, नॉर्मल डाइट है, लिक्विड है, क्लियर लिक्विड है, फुल लिक्विड है, फाइबर रिस्ट्रिक्टेड है, सॉफ्ट है, प्योरिड है, इस तरह के वर्ड्स इसमें यूज होंगे। और इसके हिसाब से ऑलरेडी हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को, प्रैक्टिकल के अंदर आपको ये मजीद एलेबोरेट कर दी जाएंगी। तीसरा हमारा कंपोनेंट है, हमने ये देखना है कि इसको किस तरीके से डिलीवर करना है। तो अगर उसका ओरल रूट जो है वो मेंटेन है तो पहली प्रेफरेंस यही होगी। अगर ये मेंटेन नहीं है तो फिर देन वी कैन गो फॉर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी फीडिंग जिसको कहते हैं, या गैस्ट्रोस्टमी भी। और ये दो तीन इसमें फीडिंग, ट्यूब फीडिंग के मेथड्स आ जाते हैं या टाइप्स आ जाती हैं। ये हम जो इसी के सब्सिक्वेंट एक सेक्शन है वहां पे इनको डिटेल से कवर करेंगे। So depending upon condition, we have to select the manner and the route of feeding. टाइप्स ऑफ डाइट्स में देखें तो नॉर्मल हॉस्पिटलाइज्ड डाइट है, एक है नॉर्मल डाइट जो आप रूटीन में खाते हैं, और एक है नॉर्मल हॉस्पिटलाइज्ड डाइट। तो फर्क नॉर्मल और नॉर्मल हॉस्पिटलाइज्ड डाइट में क्या होगा कि यहाँ पे हमने कुछ हार्ड किस्म की चीजें, कनेक्टिव टिश्यूज और जो ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं ना, इरिटेंट्स हैं, स्टिमुलेंट्स हैं, उनको यहाँ पे कुछ उनकी मॉडिफिकेशन करनी होगी, ठीक है। तो इसलिए हॉस्पिटल डाइट को आप एग्जैक्ट जो है ना वो अपन नॉर्मल डाइट नहीं कह सकते जो आप रूटीन में खा रहे होते हैं। इसके बाद हमने फिर फर्दर मॉडिफिकेशंस करनी है डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स के, क्या कंपोजिशन में चेंज करनी है, क्या कंसिस्टेंसी में चेंज करनी है, या उसका कोई रूट ऑफ फीडिंग के हिसाब से मॉडिफिकेशन करनी है।
So normal diet is most commonly used diet in hospitals. It play a very important role in patients' recovery, and the purpose is to meet the recommended dietary allowances of nutrients through a planned diet. There are no restrictions involved in food planning, but the food plan is balanced to avoid over or undernutrition. In hospitals, there is a choice of menu based on the normal food acceptance pattern of the patients. इसकी एक एग्जांपल हम आगे देख लेते हैं. Food includes in the normal diets are given in this table. So you can see this is the cereal group जिसमें राइस और wheat की बेस्ड जो प्रोडक्ट है, ब्रेड या चपाती, ये हमारी एक आम ऑब्जर्वेशन है. तो 6 या 6 से ज्यादा सर्विंग्स जो हैं वो ये ऑलमोस्ट वही सर्विंग्स हैं भाई जो आप नॉर्मल फूड डाइट पिरामिड में पढ़ते हो. इसी तरह डेयरी ग्रुप आ गया, इसमें पल्सेस आ गई हैं, इसमें मीट और एग आ गया. तो ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी करेंगे. फिर वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, ठीक है. इनको भी इसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है डिपेंडिंग अपॉन देयर essentiality and requirements. Leafy vegetables and other vegetables, citrus fruit and other fruits, इनकी recommendations को follow करें और इसके बाद added quantity में fats and sugars आ जाती हैं. हाँ, definitely quality पे जरूर focus करें. और बाज़ दफ़ा जब हम हाई कैलोरी करना चाहते हैं तो उसमें ये हमें बड़ा हेल्प करती हैं जब हम ऑयल का कंटेंट जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं, क्रीम वगैरह डाल के इसको हम बेहतर कर लेते हैं. Following changes in the normal diet will meet the needs of individuals without teeth. ठीक है, यानी दांत का मसला है ना, उसको च्यू करने का मसला है, तो उसमें हम सॉफ्टनेस की तरफ जाएंगे. तो राइस एंड अदर सीरियल्स टू बी सर्व्ड सॉफ्ट कुक. चपाती जो है इसको भी सॉफ्ट साइड पे रखें. और बेकरी प्रोडक्ट्स अगर हैं तो उसमें हार्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, केक, रस्क, इस तरह की चीज़ों को, क्रिस्पी चीज़ों को अवॉइड करें. दाल या होल पल्सेस जो हैं इनको भी प्रॉपरली कुक करें. एग यूजुअली बॉयल हो सकता है या स्क्रैम्बल्ड हो सकता है, ये जैसे ये मैंने आपको शो ऑफ की है. Meat, fish should be ground or minced finely and cooked vegetables may be used. Raw vegetables को mostly omit कर दिया जाता है, लेकिन कुछ vegetables like tomato या जो cucumber या जो ये salad vegetables हैं इनको chop करके use किया जा सकता है. और कुछ herbs हैं या vegetables हैं उनको आप as a चटनी भी ले सकते हैं क्रश करके. रॉ फ्रूट्स जो हैं उसमें स्पेशली जूस का एलिमेंट जो है वो आप निकाल सकते हैं, या जो सॉफ्ट फ्रूट्स हैं उनको एज सच भी जो यूज किया जा सकता है. ठीक है, तो फाइब्रस पोर्शन को आप निकाल सकते हैं और नॉन फाइब्रस जिनके जो फ्रूट्स हैं उनको एज सच आप दे सकते हैं. एप्पल जो है इनको भी क्योंकि थोड़ा सा हार्ड टाइप के होते हैं तो इनको कुकिंग इनकी की जा सकती है, बेकिंग की जा सकती है ताकि सॉफ्ट किया जा सके. और जो टफ स्किन्स होती है, स्टोन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, दे शुड बी removed. Nuts and dried foods need to be finely ground when used. अब इसी की हम मॉडिफिकेशन की तरफ आते हैं. तो मॉडिफिकेशन के पर्पसेस डिफरेंट हैं. कंसिस्टेंसी चेंज करना चाहते हैं, ब्लैंड फ्लेवर करना चाहते हैं, इंटरवल ऑफ फीडिंग बाज़ दफ़ा कम ज़्यादा करना है तो उसके हिसाब से कंसिस्टेंसी की मॉडिफिकेशन है. एनर्जी कंटेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, लाइक प्रोटीन बढ़ा देना, आयरन का इंटेक बढ़ा देना, फाइबर का लेवल इंक्रीज कर देना या डिक्रीज कर देना. तो इस हिसाब से हमारी डाइट जो है उनकी मॉडिफिकेशन होंगी. हाँ, आगे इसको हम सॉफ्ट फॉर्म में भी ले जाके जा सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं. तो पहले हम बात करेंगे लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट्स की. इसमें मॉडिफिकेशन जो है वो इंडिविजुअल की नीड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और फूड गाइड पिरामिड ऑफ कोर्स इसको हमने जहन में रखना है. मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट जो नाम इंडिकेट कर रहा है कि स्पेशली वो जिनको दांत का इशू है, बक्कल कैविटी डिस्टर्ब है या एज फैक्टर है, बच्चे हैं, तो उनको फिर हमें सॉफ्ट डाइट देनी होती है. इसमें हम मैकेनिकली सॉफ्ट इसलिए कह रहे हैं कि बाज़ दफ़ा हम ग्राइंडर वगैरह यूज करके इसको हम कैरी आउट करते हैं.